हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया कि नेशनलाइज कैसे हुए हैं इंडिया में सारे बैंक्स। तो देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने क्या करा कि प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिस्टम कंट्री में चालू करा कि हर चीज़ प्लानिंग से होनी चाहिए। उसके लिए 5 ईयर प्लान बनाए गवर्नमेंट ने 1951 में स्टार्ट किया। This economic planning basically aimed at social ownership of the means of production। मतलब कि social ownership लेने के लिए गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने कंट्रोल में करने के लिए ये प्लान स्टार्ट किए। तो क्या हुआ, कमर्शियल बैंक जो थे प्राइवेट सेक्टर में, उस टाइम कमर्शियल बैंक जो भी थे वो सब प्राइवेट सेक्टर में थे। 1950 से 51 में क्या हुआ, 430 कमर्शियल बैंक्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अब क्या उस टाइम इतने गवर्नमेंट बैंक ऑलरेडी थे, सॉरी कमर्शियल बैंक ऑलरेडी थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो उसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, काफ़ी सारे प्लान्स थे बैंक्स को लेके। तो उन्होंने क्या करा कि दीज कमर्शियल बैंक्स फेल्ड हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन अटेनिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब कमर्शियल बैंक्स के अपने अपने इतने सारे रूल्स थे कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो चलना चाहती नहीं थी, और उस चक्कर में गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज फेल होने लगी। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि 14 मेजर सेंट्रल बैंक्स को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। मतलब पब्लिक में ट्रांसफर कर दिया। नेशनलाइजेशन मतलब पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया 19 जुलाई 1969 के अंदर। तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनका 50 करोड़ से ऊपर क्या है उनका 50 करोड़ से ऊपर वैल्यूज है नेशनलाइज। जो बैंक नेशनलाइज हुआ उनकी। इट वॉज कंसिडर्ड दैट बैंक्स वर कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस हाउसेज एंड थस फेल्ड इन केटरिंग टू द डायरेक्ट नीड्स ऑफ द पुअर सेक्शन। अब क्या हुआ कि जो बैंक्स थे वो बड़े बड़े लोगों को फैसिलिटीज़ देने लग गए। जो लोग ज़्यादा डिपॉजिट लेके आने लग गए उनकी तरफ बायस हो गए। तो जितने पुअर सेक्शन थे, इंडस्ट्री, फार्मर्स, क्राफ्टमैन और ऐसे जितने भी लोग थे उन लोगों को घाटा होने लग गया। अप्रैल 1980 में फिर क्या करा, नेशनलाइज करना शुरू कर दिया बैंक्स को, और ज़्यादा बैंक्स को जो इन लोगों की नीड्स को भी केटर करे। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अब क्या क्यों करे नेशनलाइज गवर्नमेंट ने? सबसे पहला सोशल वेलफेयर के लिए, क्योंकि it was a need of an hour to direct the funds for the need and the required sectors of the Indian economy। अब सबसे पहले सोशल वेलफेयर गरीबों का भला, एग्रीकल्चर में भला, विलेजेस का भला कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए, पैसा। और पैसे के लिए किसकी हेल्प चाहिए, बैंक की। तो नेशनलाइजेशन करने का सबसे बड़ा यही मकसद था कि जितने भी छोटे लोग हैं और जिनके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है हमारी कंट्री का, तो उन लोगों को सबसे पहले सपोर्ट मिलना चाहिए। दूसरा है कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज। अब क्या करा था गवर्नमेंट, बड़े बड़े गवर्नमेंट बैंक्स ने मोनोपोलीज ले ली, अपने अपने हिसाब से चलाने लग गए, अपने हिसाब से रूल्स बनाने लग गए। जो रिच पीपल थे उनकी तरफ ज़्यादा बायस हो गए। तो जितनी मोनोपोलीज थी उनको ब्रेक करने के लिए बैंकिंग सिस्टम में नेशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, जिससे कि क्या हुआ, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई इन चीज़ों में भी। एक्सपेंशन ऑफ द बैंक्स। अब बैंक्स कैसे एक्सपेंड होगी कि एक ब्रांच है, दूसरी नई ब्रांच खोलनी है, तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप एग्जिस्टिंग ब्रांच में कोई और मर्ज करना चाहते हैं, या फिर आप दो बैंक्स को मर्ज करना चाहते हैं, या फिर कोई नया बैंक खोलना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करा गवर्नमेंट ने, क्या करा कि हमसे परमिशन लिए बिना आप नहीं कर सकते। और जो भी बैंक ऐसे एरिया जहाँ बैंक नहीं है वहाँ पे नई ब्रांच खुलवाने का काम भी करा। रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस वही हो गया कि गाँवों में तो बैंक की सुविधा बिल्कुल नहीं, और शहरों में बैंक की सुविधा बहुत। तो अर्बन और रूरल डिवाइड हो गए थे पहले बैंक्स के मामले में। तो रूरल एरियाज़ वालों को बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो इसलिए रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गवर्नमेंट ने टू सपोर्ट पुअर पीपल और विलेज पीपल। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था एंड इट्स एल्ड एक्टिविटीज़, और उससे रिलेटेड जितनी भी व्यापार थे, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी किसको, नेशनल इनकम को। क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट थाउजेंड्स ऑफ लोगों को। आप कोई चीज़ उगाएंगे, फिर वो आगे जाएगी, फिर वो रॉ मटेरियल बनेगी, उसी से ही आगे लोगों के और बिजनेस होंगे। तो नेशनल इनकम को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वहाँ उन लोगों को क्रेडिट करने, उन लोगों को सब फंडिंग देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो नेशनलाइजेशन की सबसे अर्जेंट नीड किसको थी, अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए पुअर पीपल को बढ़ावा दिया।
डेवलपिंग बैंकिंग हैबिट्स 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो रूरल एरियाज में रहती थी और उनको आदत नहीं थी बैंकिंग की, तो 30% लोगों के बैंक काम आते थे, तो इस रेशियो को हटाया। अब डीमेरिट्स ऑफ लिमिटेशंस बताइए। नेशनलाइजेशन की डीमेरिट्स इसमें दे रखी हैं। दो द नेशनलाइजेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स वर अंडरटेकन टू द टॉल ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव से देखा, कई जगह फेल भी हुआ, कई जगह सक्सेस भी हुआ। इन द फैक्ट कन्वर्टेड मैनी ऑफ द बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया है। और द रीज़न वर ऑब्वियस लेथार्जिक वर्किंग, क्योंकि ऑब्वियसली लेथार्जिक वर्किंग है। गवर्नमेंट बैंक्स आपने देखे होंगे, लोग काम ही नहीं करते, अच्छे से अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, अच्छे से प्रॉफिट मोटिव उनके दिमाग में होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो फिक्स तनख्वाह आ रही है सरकार से, तो उनके प्रॉफिट मोटिव नहीं होते, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैकड्रॉप भी हुए जहाँ पर नेशनलाइजेशन करना घातक माना गया है, तो लेकिन वैसे 90% तो सक्सेसफुल ही गया है। अब लिमिटेशंस ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सबसे पहला इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी, क्योंकि बैंक अगर प्राइवेट होगा तो सारी चीज़ों की फैसिलिटी देगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट से कम मतलब है, लेकिन अगर बैंक गवर्नमेंट होगा तो वो लोग थोड़ा प्रॉफिट मोटिव से हट जाते हैं, और क्योंकि उनके पास फिक्स तनख्वाह आती है, तो ऐसी जगह जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज यूपी एमपी छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है अपने हिमाचल प्रदेश एंड ऑल, वहाँ पर क्या हुआ, बैंकिंग फैसिलिटी सबसे कम थी, तो नेशनलाइजेशन होने के बाद और ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेड सोर्सेज मोबिलाइज एंड अलोकेटेड। अब लिमिटेड सोर्सेज ही आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट। हमारे पास अनलिमिटेड लोग तो है नहीं, अनलिमिटेड काम है नहीं, तो रिसोर्सेज तो बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो इसको लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें सारा काम करना पड़ा। लोअर्ड एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट, अब प्रॉफिट्स कम होने लगे, क्योंकि लोग इतना अच्छे से काम कर नहीं रहे हैं, इतनी एफिशिएंसी से काम कर नहीं रहे हैं, तो क्या हुआ, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। इंक्रीज एक्सपेंडिचर, खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि आप स्टाफ रखोगे बड़ा सारा, आप एक्सपेंडिचर करोगे, आप ट्रेड यूनियन बैठाओगे, और इतने सारे लोग होते हैं अलग अलग लेवल पे, उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं जितना ज़्यादा बड़ा लेवल होता है, तो पब्लिक प्राइवेट नेशनलाइजेशन करने में बहुत नुकसान भी हुआ। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंसेस आ गए, क्योंकि अब लीडर है, पॉलिटिक्स है, तो वैसे भी गवर्नमेंट में तो सारे लीडर्स ही हैं, और लीडर्स का इन्फ्लुएंस होने के बाद में जितने भी एनपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, और इनएफिशिएंसी बैंक्स की बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। नॉन परफॉर्मिंग असेट, बहुत सारी चीज़ें तो रख रखी है बैंक में, लेकिन वो काम की ही नहीं है, तो पैसा वेस्ट आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस है, जैसे कि वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अच्छा कंपटीशन नहीं होता है गवर्नमेंट के बैंक्स के अंदर, तो बहुत नुकसान भी हुए हैं, बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। मेन रीज़न ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, मेन रीज़न क्या था कि इंक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन बैंक्स। अब अगर सारा प्राइवेट लोगों के हाथ में हो जाता तो फिर अब आज दिक्कत हो जाती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट के हाथ में होने बहुत ज़रूरी है, तो प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन करने का एक मोटिव था। द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या बोला है। इन हर ब्रॉडकास्ट टू द नेशन ऑन द ईव ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 लीडिंग बैंक इंडियन बैंक्स, 14 बैंक्स को नेशनलाइज जब करा, द प्रेजेंट डिसीजन इज टू नेशनलाइज मेजर बैंक्स टू एक्सेलरेट द अचीवमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्टिव्स। अब सारे मेजर बैंक्स को उन्होंने क्या करा, नेशनलाइज कर दिया। उसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ द कंट्रोल बाय फ्यू, बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं था, बहुत कम लोगों के हाथ में कंट्रोल हो गया। प्रोविजन ऑफ एडिकेट क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू एग्रीकल्चर इन सब जगह पे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देने का प्रॉमिस किया। प्रोफेशनल बेंट टू द बैंक मैनेजमेंट, अच्छा बैंक मैनेजमेंट सुधारने की कोशिश करी। एंटरप्रेन्योर्स नए नए तरीके के लाना शुरू करे, और प्रोविजन ऑफ द एडिकेट ट्रेनिंग एज वेल एज अ रीजनेबल टर्म्स ऑफ सर्विस फॉर द बैंक स्टाफ। अब इन्होंने क्या करा कि ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आए जहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग अच्छे से हो, जहाँ पे बैंक स्टाफ अच्छा है, ताकि सारा नेशनलाइजेशन के अलावा सक्सेसफुल हो जाए। फिर प्रोफेसर सेयर ने क्या बोला, प्रोफेसर सेयर ने के होते वक्त 4 इश्यूज पे उसने अपने कमेंट दिए। पहला इशू है एफिशिएंसी इशू। अब ये नेशनलाइजेशन के बाद उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहला इशू मुझे दिख रहा है एफिशिएंसी का, क्योंकि डिपॉजिट बढ़ गया बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन कॉन्फिडेंस इन पब्लिक सेक्टर। आप गवर्नमेंट पे भरोसा रखोगे तो अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट कहाँ कराते हैं, सरकार के खातों में, सरकारी खातों में, तो फिर इंक्रीज द बैंक रिसोर्सेज विल लीड टू द इकोनॉमिक
ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया गवर्नमेंट के लिए। अब द गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एक्सपीरियंस पर्सनल रन एंड मैनेज द बैंक। अब अच्छे से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अच्छे अच्छे लोगों को बुला सकती है ताकि बैंक रन करने में ईजी रहे। कंट्री वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क बना सके, सूटेबल चेंजेस ला सके बैंकिंग पॉलिसीज के अंदर ताकि बढ़े बैंक तरक्की करे। जो पब्लिक सेक्टर है उनके गोल्स को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे नेशनलाइज बैंक, तो इसलिए नेशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई। पब्लिक सेक्टर बैंक कैन गिव प्रेफरेंस टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स इन एडवांसिंग लोन्स। अब लोन देने में ईजी हो गया लोगों को क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है। मोनेटाइजेशन इशू, मोनेटाइजेशन का इशू आया। कैसे आया इशू मोनेटाइजेशन का, क्योंकि इन अ पोजीशन टू ब्रिंग द चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी को इन्होंने क्या करा, चेंज करने की कोशिश किया। तो जो पावर थी, द इम्पोर्टेंट पावर शुड नॉट बी द प्राइवेट सेक्टर, तो जो इतनी बड़ी पैसों की ताकत है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इट इज़ द पब्लिक सेक्टर हु शुड बी कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट, ना कि प्राइवेट लोग। वहाँ पे करप्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन इशू में क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ओवरऑल मॉनेटरी कंट्रोल इन द इकोनॉमी एंड इट इज़ नॉट एमिंग एट द प्रॉफिट पे एम नहीं कर रही है। मेनली सारा ध्यान है प्रॉफिट अर्न करने में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंकों का ही रोल है। अब देखते हैं, इन दिस सिचुएशन द सेंट्रल बैंक में फाइंड इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। अब सेंट्रल बैंक को बहुत डिफिकल्टी हुई चीज़ों को देखने में, कोऑर्डिनेट करने में, ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। अब देखते हैं सोशलाइजेशन इशू मतलब सोशलिस्टिक पैटर्न जो अपने सोसाइटी का पैटर्न चलता आ रहा है उसका जो पब्लिक सेक्टर में रोल है वो क्या है, बहुत बढ़ता गया। सोसाइटी में अब पब्लिक सेक्टर घुस गई। टू स्टार्ट एंड रन द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स रिक्वायर्ड एंड नंबरस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाहिए गवर्नमेंट को स्टार्ट करने के लिए। गवर्नमेंट फंडिंग कहाँ से करेगी, लोगों से करेगी। तो प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स में ऑब्स्ट्रक्ट सच पॉलिसीज एंड मे नॉट फाइनेंस द पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर ने धांधली चलाई और उनको क्या करा, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया और उनको फंडिंग नहीं देने दी पब्लिक द्वारा। किसको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। तो वो बहुत बड़ा नुकसान था। व्यूज गिवन बाय अदर्स, और लोगों के व्यूज, दो जनों के तो व्यूज हमने देख लिए, प्रोफेसर सैयर के और इंदिरा गांधी के। अब देखते हैं तीसरा और लोगों ने क्या क्या बोला है। प्रिवेंटिंग कंसर्न्स ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब इकोनॉमिक पावर क्या हुआ कि प्राइवेट लोगों से गवर्नमेंट के हाथ में चले गया, सारा मॉनेटरी कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में चले गया। तो वहाँ पे क्या करा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे who were in monopoly control on the bank finance। अब क्या हुआ, बड़े बड़े लोगों का धांधलियाँ चलने लग गई वहाँ पे। दे एक्सप्लॉइट द बैंक रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट द न्यू बिजनेस यूनिट्स कैन नॉट एंटर इन द लाइन। अब वो क्या करा उन्होंने कि इस तरीके से बैंकों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया कि कोई और भी नहीं आना चाहेगा उसमें और जो है वो भी परेशान हो जाए। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक थस प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द मोनोपोली एंटरप्राइज। मोनोपोली वहाँ पर देखने को मिली काफ़ी। अब देखते हैं सोशल कंट्रोल एंड नॉट एडिकेट। सोशल कंट्रोल वॉज नॉट एडिकेट क्योंकि सोसाइटी में हमारा इतना कंट्रोल नहीं था। हम सोशल कंट्रोल में गवर्नमेंट फेल हो गई। थर्स द नेशनलाइजेशन वॉज नेसेसिटेटेड बाय द फेलियर ऑफ द। अब नेशनलाइजेशन जब हुआ तब सोशल कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब देखते चैनल द बैंक फाइनेंस टू प्लान प्रायोरिटी सेक्टर। अब क्या करा, प्रायोरिटी सेक्टर बनाना शुरू करे। बैंक कलेक्ट सेविंग्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड इन द अदर हैंड in its hand the of private sector the national interest may be neglected। प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छे से चल रहा था लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो मोटिव्स हैं उनको नेग्लेक्ट करना शुरू किया। अब इन 5 ईयर प्लान्स जो बनाए गवर्नमेंट ने उन्होंने प्रायोरिटी किसको दे दी, सबको, एग्रीकल्चर को, स्मॉल बिजनेसेस को और स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो उससे क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द प्लान प्रायोरिटी सेक्टर, उससे थोड़ा सा सुधार आया 5 ईयर प्लान के बाद से। ग्रेटर मोबिलाइजेशन ऑफ द डिपॉजिट। अब ग्रेटर मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक सेक्टर बैंक ने क्या करा, अपनी नई नई ब्रांचेस ओपन करी। ब्रांचेस ओपन करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर के सामने वो फेल हो गया। बिकॉज ऑफ सच रैपिड ब्रांचेस एक्सपेंशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मोबिलाइज द रूरल सेविंग। अब ज़्यादा ब्रांचेस खोलने के कारण भी वो फेल हो गया। हेल्प टू एग्रीकल्चर, 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है अपनी यहाँ की। और फाइनेंस उनको चाहिए, इंक्रीज इन फाइनेंस, उनको लोन चाहिए। उनको लोन देने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, फंडिंग तो मिल ही नहीं रही। तो एग्रीकल्चर को हेल्प करने में बहुत दिक्कत आएगी।
बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में ये बोल रहा है कि बैकवर्ड एरिया में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तो कमी है। प्राइवेट बैंक ने नेग्लेक्टेड द बैकवर्ड एरिया। प्राइवेट बैंक जो थे उन्होंने बैकवर्ड एरिया को तो ध्यान ही नहीं दिया, अच्छे अच्छे लोगों पे ध्यान दिया, पुअर पुअर बिजनेसमैन पे ध्यान नहीं दिया। तो नेशनलाइजेशन ने क्या हेल्प करी कि पूरे वर्ल्ड वाइड बैंक फाइनेंस हो, मतलब कि जितने भी बैंक हैं सब फाइनेंस हो इस तरीके से कि रूरल डेवलपमेंट हो सके, रूरल डिस्पैरिटीज को दूर करा जाए। ग्रेटर कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक। कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां भी हैं और कुछ अच्छी बातें भी हैं। ग्रेटर कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक ने अपना कंट्रोल ज़्यादा करना शुरू कर दिया। स्मॉल स्टेक ऑफ शेयर होल्डर। अब जो शेयर होल्डर्स थे, नेशनलाइज बैंक डिपॉजिट इतने करोड़ के तो डिपॉजिट आ गया दिसंबर एंड में, और शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूटेड 28.5 करोड़ तो शेयर होल्डर्स ने, जो कि 1% ऑफ डिपॉजिट है वो शेयर होल्डर ने करा। इट इंक्लूड्स रिजर्व्स इन अमाउंट 2.4% जो थे वो बैंक के डिपॉजिट थे। और इट इज अनजस्टिफिएबल टू अलाउ द प्राइवेट शेयर होल्डर्स टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वाइटल मशीनरी इन द लार्ज रिसोर्सेज। अब ज़्यादा तो प्राइवेट हम ओनरशिप दे नहीं सकते थे, तो सिर्फ इतनी दी है। ग्रेटेस्ट बाकी पूरा बैंक गवर्नमेंट का था, सिर्फ और सिर्फ 3.4% का पब्लिक फंडिंग था प्राइवेट सेक्टर का। ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर। अब स्टेबिलिटी आई बैंकिंग स्ट्रक्चर में। पहले मोनोपोली चलती थी, पहले पुअर पीपल को इग्नोर किया जाता था, बैकवर्ड रूरल एरियाज को ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर अब क्या आया है, स्टेबिलिटी आई है। मार्च फॉरवर्ड टूवर्ड सोशलिज्म। मार्च मतलब कि हमने हमारी लड़ाई कहाँ है, सोशलिज्म तक पहुंची हमारी लड़ाई। गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा, सोशल इश्यूज पे कंट्रोल करा और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव करें। बेटर सर्विस कंडीशन टू स्टाफ। बेटर सर्विस कंडीशन देनी शुरू करी स्टाफ को, उनकी जॉब को सिक्योर करा। सरकारी नौकरी वैसे सिक्योर होती है, उनको हायर बेनिफिट्स देने की कोशिश करी। हर चीज़ गवर्नमेंट स्टाफ को फ्री में प्रोवाइड करवाई, तो लोग मोटिवेट होकर काम करने लग गए। न्यू स्कीम्स, नई नई स्कीम्स लॉन्च करी। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स ने क्या करा, नई नई स्कीम्स लॉन्च करी। विलेज अडॉप्शन स्कीम, लीड बैंक स्कीम, ऐसे करके बहुत सारी स्कीम्स को उन्होंने लॉन्च करना शुरू करा। Beside these types of financial facilities, they can be extended a person like doctor, engineer, self-employed person। अब कोई भी इंसान हो, क्या कैसा भी बंदा हो, अब सिर्फ रूरल नहीं बाकी सारे लोगों को भी फैसिलिटीज देना शुरू कर दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स क्रिएट अ ग्रेट इंटरेस्ट अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द पब्लिक के बहुत सारी चीज़ों में उनका हेल्प करना। जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोग हैं उनको, उनकी होप्स को पूरा करना और उनकी मदद करना, उनको नई नई चीज़ों के बारे में बताना, उनके लिए नए नए प्लान्स लेकर आना ताकि लोगों का इंटरेस्ट बैंकिंग में बना रहे। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करी और पब्लिक का दिल भी जीता है। तो ये हमारे पूरा क्वेश्चन था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या कमियाँ आई और किस किस ने क्या क्या अपने अपने व्यूज़ दिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप एक दो बार पढ़िएगा, आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।